गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेशधर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंतर्गत 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विधि से दिया गया है, तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार बुक का यहाँ से चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और यह जो क्लास है यह पॉलिटी का लास्ट सेशन है। इसके पश्चात हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं सेशन है, एक पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी के सेशन के अंतर्गत जो हमारा करंट टॉपिक है ये टॉपिक है मिसलेनियस। विविध क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ऑप्शन यहां पर दे रहा है कि 1957, फिर दे रहा है 1962, फिर यहां पर लिख रहा है 1977 एंड 1971। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971। और ये जो अगर देखें तो ये 5th ईयर कमीशन जो हमारा कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना थी, उसका 5th या प्लानिंग कमीशन था। ये भी आप क्लियर रखिएगा, यह 5th प्लानिंग कमीशन था। उस समय हमारे राष्ट्र में क्या चलते थे, कंट्री में प्लानिंग कमीशन था, लेकिन करंट में उसके स्थान पे कौन सा है तो नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। यह 5th प्लानिंग कमीशन का टेन्योर था और उसी दौरान कह सकते हैं इंदिरा गांधी ने ये क्या किया था, स्लोगन दिया था, क्या? गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1971। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर राइट्स। निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार है? कंज्यूमर्स के राइट हैं। ऑप्शन क्या दे रहा है? राइट टू मूव और सेटल, स्थानांतरित करने या बसने का अधिकार। क्या यह अधिकार यहाँ पर कंज्यूमर की बारे में, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर के सेंस में बात हो रही, कंज्यूमर राइट की बात हो रही थी। कंज्यूमर के राइट में स्थानांतरित करने या बसने का कोई राइट तो होता नहीं। कंज्यूमर यानी किसी प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया और इसके सेंस में आपको क्या राइट होना चाहिए? क्या स्थानांतरण का राइट होगा? क्या नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है, सेकंड लिख रहा है राइट टू मैन्युफैक्चरर गुड, माल बनाने का अधिकार। अरे आप उपभोग करने का अधिकार है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करें, ये राइट आपको है ना। अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, ये राइट नहीं है। ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे लिख रहा है थर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, निवारण प्राप्त करने का अधिकार। यदि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई डिफेक्शन आया तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट टू सीक रिड्रेसल यानी निवारण प्राप्त करने का अधिकार रहते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ है, चाहे आपका हेल्थ इंजरी या कोई भी आप इस प्रकार से अगर कोई मान लेते हैं इंपैक्ट हुआ आपके ऊपर, तो फिर आप यह राइट रखते हैं क्या करने के लिए, उसका निवारण प्राप्त करने के लिए। ये राइट है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कोई राइट नहीं है। और यहाँ पर थर्ड भी, फोर्थ लिख रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऐसा भी अधिकार नहीं। संवैधानिक उपचार का अधिकार केवल और केवल फंडामेंटल राइट को है। किसको है? फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल नंबर 32 में। शेष और जितने भी अधिकार हैं ये फंडामेंटल राइट के तहत नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? ऑप्शन क्या यहां पर दे रहा है? पहला ऑप्शन दे रहा है इंडिया। क्या इंडिया के पास वीटो पावर है क्या? फिर लिख रहा है भूटान, भूटान के पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन में। चाइना, चाइना के पास वीटो पावर है या बांग्लादेश के पास वीटो पावर है? तो यहाँ पर ना तो बांग्लादेश के पास है, ना भूटान के पास है, ना भारत के पास है। वीटो पावर किसके पास है? चाइना के पास। जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में होती है एक परमानेंट सीट, तो वहां पर 5 परमानेंट सीट है
और उस 5 परमानेंट सीट में एक मेंबर आपका चाइना भी है। अगर 4 अदर की हम बात करें तो वहां पर आपको यूएसए मिलता है, यूके मिलता है, फ्रांस मिलता है और यूएसए मिलता है, रसिया मिलता है। यूएसएसआर तो नहीं कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे क्या, रसिया कहेंगे। रूस क्या मिलता है, रूस है। यहां पर कभी काल कलर भी मिसमैच करता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, रूस और प्लस चाइना। यहां पर 5 नेशन हैं जिनको परमानेंट सीट प्राप्त है। कहां पर, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, और इन्हीं को वीटो पावर है। इन्हीं को क्या प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, सी हो जाएगा, यानी चाइना। क्या हो जाएगा, चाइना। चाइना हैव अ वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ, यहां पर हावर फिलअप करना है, ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके यहां पर कितने घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यहां पर टाइम फ्रेम क्या लिख रहा है, फर्स्ट लिख रहा है 6 आवर, 36 आवर, 24 आवर एंड 12 आवर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 24 आवर। क्या हो जाएगा, 24 आवर। 24 आवर के विद इन 24 आवर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो कह सकते हैं विक्टिम है उसको हम पेश करेंगे कहां पर, मजिस्ट्रेट के सामने। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 इन चंडीगढ़ डिफाइंड एज ए यूनियन टेरिटरी। मीनिंग दे रहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। क्लियर रखिएगा, यहां पे कह रहा है सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 4 एंड सेक्शन यहां पर 1। यहां पर क्लियर रखिएगा, यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में यह मेंशन किया गया है कि जो चंडीगढ़ होगा ये क्या होगा, एक यूनियन टेरिटरी होगा। क्या होगा, एक यूनियन टेरिटरी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वर्जिन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास्ड। मीनिंग इसका है कि भारतीय सहमति आयु अधिनियम की उत्पत्ति और अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। क्लियर रखिएगा, यहां पे कह रहा है भारतीय सहमति आयु अधिनियम की उत्पत्ति और अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पास किया गया था। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वर्जिन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कॉन्सेंट पास्ड। यहां पर आंसर दे रहा है कि 1834 में पास किया गया था, फिर लिख रहा है 1901 में, फिर लिख रहा है 1891 में और 1889 में। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1891 में। कब किया गया था, तो 1891 में यहां पर पास किया गया था। और जो प्रारंभ था, इनिशियल कंडीशन थी इंडिया में इस पर्टिकुलर केस में, यहां पर जो एज लिमिट थी मैरिज की इन केस ऑफ गर्ल के केस में जो मैरिज का एज ग्रुप था पहले था 10 ईयर, उस 10 ईयर को बढ़ा करके यहां पर कितना कर दिया गया, 12 ईयर कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 12 ईयर कर दिया गया था। पहले बालिकाओं की जो शादी की उम्र हुआ करती थी वो 10 साल हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके कितना किया गया, तो 12 साल किया गया। लेकिन वर्तमान जो कंडीशन है, प्रेजेंट जो कंडीशन है एज की मैरिज की, वो कितना होनी चाहिए, तो अगर कोई फीमेल है तो उसका 18 साल और अगर कोई मेल है तो उसका 21 ईयर। ये अब करंट स्टेटस है मैरिज एज का। फीमेल का कितना होना चाहिए 18 और मेल का कितना होना चाहिए 21। जबकि इस पर्टिकुलर केस में जो फीमेल है इसके एज लिमिट को थोड़ा इंक्रीज किया गया था, 10 ईयर से बढ़ा करके 12 ईयर किया गया था। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, हु इज द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स
IPG set up in 1949 which function as the national group of the Inter-Parliamentary Union and the main branch of the Commonwealth Parliamentary Association in India। कह रहा है कि 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG का पदेन अध्यक्ष कौन है, जो भारत में अंतर संसदीय संघ IPU के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। यहां पर ऑप्शन दे रहा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड ऑप्शन दे रहा है वाइस प्रेसिडेंट है, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट है और फोर्थ ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनको जैसे ही लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है, ये उसी समय से इसके भी क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस केस में ये हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है इन 1977 हु बिकम देन प्रेसिडेंट ऑफ द जनता पार्टी which formed a coalition government at the center with मोरारजी देसाई as the prime minister। 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना, जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। यहां पर आपको ये क्लियर रखना है कि यह जनता जो पार्टी है, इसके उस समय के जो कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे, एक कौन थे। यहां पर लिख रहा है चरण सिंह, फिर लिख रहा है यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस थे। क्या लिख रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस थे। फिर यहाँ पे लिख रहा है चंद्रशेखर जी थे। क्या थे, चंद्रशेखर जी थे। फिर लिख रहा है मधु दंडवते थे। क्या, मधु दंडवते। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रशेखर जी थे। कौन थे, चंद्रशेखर जी थे। और चंद्रशेखर जी ही बाद में जाकर के इनको बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। चंद्रशेखर जी क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ये आपको क्लियर रखना है। और चंद्रशेखर जी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये कब बने थे, तो 90 से लेकर के 91 के टेन्योर में बने थे। लगभग हमारे समझ से ये 260-65 दिन के आसपास, 265 के आसपास ये क्या किए थे, प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए हैं। कब से, तो 90 से लेकर के 91 तक, तो ये एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किए हैं ऑफ इंडिया। जबकि यह 1977 में जनता पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। और 1977 में जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे ये थे मोरारजी देसाई। क्या, कौन बने थे, मोरारजी देसाई। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द गवर्नर हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एंड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन इन रिलेशन देयर टू। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है, किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है। यहां पर क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका टाइम लगेगा, बाकी आपके जो आंसर हैं यह टू द पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन ही इतना ज्यादा आपका घुमाता है, इतना ज्यादा उसको इधर उधर घुमाता है कि आपको थोड़ी सी समझने में यहाँ पर डिफिकल्टीज आने वाली है। लेकिन यहाँ पर आंसर बहुत बेसिक है। क्या लिख रहा है, लिख रहा है यहाँ पर कि नागालैंड यहाँ पर होगा, फिर लिख रहा है सिक्किम होगा, फिर यहाँ पर लिख रहा है मिजोरम होगा और अरुणाचल प्रदेश होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कह रहा है आर्टिकल 371H, इसके अनुसार आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है which of the following is the expanded form of abbreviation REP used in the text of Constitution of India। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम, जो संक्षिप्त नाम है REP, संक्षिप्त नेम है, इसी को कहते हैं एब्रेशन, का विस्तारित रूप क्या है जिसका भारत के संविधान के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जनरली क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, और वो लिखा जाता है क्या, केवल REP लिख दिया जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। लिख रहा है इसका तात्पर्य होता है
रिपील्ड यानी निरस्त करना, क्या करना, रिपील्ड करना। फिर यहाँ पे कर रहा है रिपब्लिक, गणतंत्र। फिर कह रहा है रिपोर्ट, क्या, रिपोर्ट। फिर कह रहा है रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिपील्ड। क्या हो जाएगा, रिपील्ड यानी निरस्त करना। क्या हो जाएगा, निरस्त करना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 was enacted after repealing which of the following Indian Forest Act। ये वही रिपील है जो यहां पर क्वेश्चन था। देखिए रिपील है ना, यही वही सेंटेंस यहां पर भी लिखा है। इसका मीनिंग ये है कि जो 1927 का फॉरेस्ट एक्ट था इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था। क्योंकि कोई न कोई एक्ट पहले निरस्त किया जाएगा, उसके पश्चात एक नए एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो पहले से कोई फॉरेस्ट पॉलिसी चली आ रही थी, उस फॉरेस्ट पॉलिसी को क्या किया गया, रिपील्ड कर दिया गया और उसके प्लेस पर एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई। और वो फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। यह किसका प्लेस लिया, तो यहां पर ऑप्शन दे रहा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 का प्लेस लिया है। फिर कह रहा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1922 का प्लेस लिया है। फिर कह रहा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1965 का प्लेस लिया है। फिर यहां पे कह रहा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का प्लेस लिया है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा एक क्लियर रखिएगा, 1878 का प्लेस इस एक्ट ने लिया है। पहले से जो फॉरेस्ट पॉलिसी चली आ रही थी कौन था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 था। इसी के प्लेस पर न्यू कह सकते हैं द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया 1927 में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, यहां पर ऑप्शन है आपका 1955, 1948, 1950 और 1952। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा 1950। क्या हो जाएगा, 1950 में ही सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ है, एग्जिस्टेंस में आया है इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट से पहले भी था, लेकिन इंडिपेंडेंट के पश्चात कब से आया है, तो 1950 से आया है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। कह रहा है कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट तो है, लेकिन किस सेंस का कोड ऑफ कंडक्ट है। यहां पे कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म, फिर कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, फिर कहता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, फिर यहां पे कहता है हेरा फेरी यानी रैगिंग। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको कहते हैं आचार संहिता। क्या कहते हैं, आचार संहिता। किसी भी प्लेस पर जब इलेक्शन होने को होता है उस पर्टिकुलर केस में कुछ समय पहले ही वहां पर आचार संहिता लगा दी जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर केस में किसी भी रूल और रेगुलेशन का वायलेशन नहीं करेगा। तो पूरा एक रूल और रेगुलेशन होता है जो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन, जिसको हम कहते हैं आचार संहिता। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। और ऑप्शन दे रहा है, क्लियर रखिएगा, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। क्लियर, यहां पे कह रहा है इन विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन यहां पर लिख रहा है 1958 में, फिर लिख रहा है 1953 में, फिर यहां पर लिख रहा है
1950 में और लिख रहा है 1951 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1953 में। 1953 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। और इसी पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो जो हमारे इंडिया में स्टेट थे ये कितने हैं, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। कितने, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में क्या थे, स्थित थे। और अगर देखा जाए पहला ऐसा स्टेट जो भाषा के आधार पर बना था वह आपका आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था, जो कब बना है तो 1956 में बना है। कब बना है, 1956 में बना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ विधान परिषद रिटायर्ड एवरी ईयर्स। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्षों पर रिटायर होते हैं। यहाँ पर बताता है कि कितने वर्ष के पश्चात ये 1/3 जो मेंबर हैं ये यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। ऑप्शन लिख रहा है यहाँ पर 4 ईयर, फिर लिख रहा है 1 ईयर, 3 ईयर एंड 2 ईयर। तो क्लियर रखिएगा ये पूरी जो साइकिल है ये साइकिल कितने की है, वैसे ये साइकिल चलती रहती है लेकिन यहाँ पर इसके 3 पार्ट किए जाते हैं। कितने पार्ट किए जाते हैं, 3 पार्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 1/3, फिर हो गया 1/3, फिर हो गया 1/3 ऐसे। और एक मेंबर का जो टाइम फ्रेम होता है कि कितने टाइम तक वह अपने पद पर बना रहेगा वह होता है 6 वर्ष। क्या होता है, 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। तो यहाँ पर 1/3 को अगर हटाना है और इसको साइकिल को हमको कंटिन्यू करना है तो प्रत्येक में कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 2 वर्ष। कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर 2 ईयर है। कितना हो जाएगा आंसर, 2 ईयर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है व्हिच वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। क्लियर रखिएगा, इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया में कई पार्ट थे, पहला भाग कौन सा था। ऑप्शन लिख रहा आसाम था, त्रिपुरा था, मणिपुर था और बिहार था। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मणिपुर था। कौन था, मणिपुर था जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाया था। और ये भी अगर पूछा जाए कि इलेक्शन कब हुआ था तो ये भी क्लियर रखिएगा, इलेक्शन हुआ था 1948 में। कब कराया था, 1948 में। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जबकि हिंदू का सक्सेशन जो एक्ट था वहां पर हम लोग देख रहे थे 1955 है। क्या है, 1955 है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 है। कह रहा है नॉट सपोर्ट, किसका समर्थन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन विशेष विवाह अधिनियम 1954 का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन लिख रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह का समर्थन नहीं करता है। करता है, क्या है, करता है। यहां पे कह रहा है इंटर स्टेट इंटरकास्ट मैरिज, तो इसका क्या करता, समर्थन करता है। फिर कह रहा है स्ट्रिक्ट एंडोगैमी, सख्त एंडोगैमी, तो यहां पर अच्छा इसको पढ़िए। फिर लिख रहा है इंटरफेथ मैरिज, अंतर धार्मिक विवाह, जिसका भी समर्थन करता है। फिर लिख रहा है कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भावना की बात करता है, ये भी ठीक। लेकिन यहां पर जो लिखा है कि स्ट्रिक्ट एंडोगैमी, सख्त एंडोगैमी, इसका समर्थन नहीं करता है। तो इस केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है क्या, ध्यान से देखें। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम, यहां पर फिलअप करना है टू, फिर फिलअप करना है बांग्लादेश से तक पाकिस्तान का एक भाग था। तो बांग्लादेश इनिशियल कंडीशन में यह पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो पूछ रहा है कि वह टाइम पीरियड क्या था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। तो आज़ादी जब हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंट किया गया था, तो पाकिस्तान के ही अंडर में बांग्लादेश आता था। इसका मीनिंग ये है कि आज़ाद हुए दोनों 47 में, तो 47 से स्टार्ट हो जाएगा। और 71 में युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य में, और वह युद्ध जो था वह बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए ही था, इंडिपेंडेंट कराने के लिए ही था। इस आधार पर देखा जाए तो यह 1947 से लेकर के कब तक रहेगा, 1971 तक। कब तक, 1971 तक। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पी। आते हैं नेक्स्ट पर। और यही 71 था जब इंडिया में एक इमरजेंसी भी लाई गई थी।
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी सेशन, क्योंकि ये पॉलिटी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसके पश्चात पॉलिटी का सेशन एंड हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा है ऑन द नाइट ऑफ 1975 इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। ये क्वेश्चन प्रीवियस एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1975 में यहाँ पर डेट लिखना है कि रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपात लागू करने की सिफारिश की थी। यहाँ पर दिया है कि वह डेट क्या था। यहाँ पर लिख रहा है 1 जून को इन्होंने ऐसा कहा था, फिर लिख रहा है 22 मई को इसने कहा था, फिर लिख रहा है 25 जून को और लिख रहा है 1 जुलाई को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है 25 जून को इन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था कि इसको प्रेसिडेंट को कि अब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाए। और यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जो है इंडिया में 3 बार लाई गई है। एक जो टाइम फ्रेम था ये आप देख रहे हैं, ये 75 से लेकर के 77 तक का कालखंड था, 1975 से लेकर के 1977 का था। और जो एक था ये था 1971 का, जब भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। और एक जो टाइम फ्रेम था वो था 1962 से 1968, और यह वो टाइम फ्रेम था जब चाइना और भारत के मध्य में युद्ध हुआ था। तो 3 बार इमरजेंसी अभी तक इंडिया में इंप्लीमेंट की जा चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी। और इसी के साथ इस आज के एपिसोड को और आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं पॉलिटी के, इसको समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे किसी नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।